आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, उसमें जो फर्स्ट पोर्शन हमने स्टार्ट किया था फिजिकल साइंस जनरल साइंस में फर्दर, तो उसका एक टॉपिक है हमारे पास नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर्स। तो अगर हम नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, एवलांचेस, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं। ये हमारे मेजर हैजर्ड्स हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे माइनर हैजर्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो हैजर्ड्स बेसिकली इन्हीं के साइड इफेक्ट होते हैं, ये जो हमारे मेजर हैजर्ड्स हैं। तो इन हैजर्ड्स को स्टडी करने से पहले, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे हैजर्ड्स जो हैं वो अर्थ पे अकर होते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में ही डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह हो रहे होते हैं। तो उन प्रोसेसेस को समझने के लिए कि ये हैजर्ड्स क्यों आते हैं अर्थ में, क्यों ये हो रहे होते हैं, कैसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से ये हैजर्ड्स अकर करते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमें आता होगा, हमें प्रोसेस वगैरह पता होंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तब जाके हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि नेचुरल हैजर्ड्स होते क्यों हैं और क्यों आते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की हम बात करें तो डिफरेंट जो हैं साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने अर्थ को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्योंकि हम जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने उन डिवीजन्स को, अर्थ की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो डिवीजन्स हुई हैं, उनको लेके चलना है जो जर्नलाइज ही हैं, जो ज़्यादा जगह पे एक्सेप्टेबल हैं, मोस्टली जनरली एक्सेप्टेबल होती हैं। तो उसकी अगर बात करें तो अर्थ को दो तरह डिवाइड किया जाता है, एक केमिकल बिहेवियर के बेस पे और एक मैकेनिकल बिहेवियर के बेस पे। तो अगर केमिकली अर्थ की डिवीजन देखें तो अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जी। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अर्थ क्रस्ट। सेकंड पार्ट इज मेंटल एंड थर्ड पार्ट इज कोर। तो इन तीनों लेयर्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। अगर हम इसके केमिकली देखें कि किस तरह अर्थ को डिवाइड करते हैं, तो अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर जिसकी थिकनेस 5 to 70 किलोमीटर है। ठीक है, ये वो लेयर है जिसपे ये एक रॉक की सरफेस लेयर है, हार्ड है, रॉक से मिलके बनी हुई है। और अर्थ क्रस्ट से अगर डाउनवर्ड जाएं टुवर्ड्स द अर्थ इनर सरफेस, तो नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आती है वो आती है मेंटल। ठीक है। मेटल मेंटल लेयर जो है वो, उसकी जो रफली थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं उनको वॉल्यूम वाइज देखें हम, तो जो मेंटल है इसका वॉल्यूम बाकी सब लेयर्स से ज्यादा है। बच्चे केमिकली हम इस सेंस में देखेंगे कि अर्थ के कौन कौन सी लेयर में किस किस तरह की चीजें पाई जाती हैं, और मैकेनिकली हम इस तरह से देखेंगे कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर सॉलिड फॉर्म में है और कौन कौन सी लेयर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है जी। उसकी जो फिजिकल नेचर है वो देखेंगे हम मैकेनिकली, और केमिकली हम देखेंगे कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर में कैसी कैसी चीजें पाई जाती हैं। ठीक हो गया, क्लियर है अनवर? अनवर, बात समझ आई आपको? ठीक है जी। तो ये आगे छोटा सा टेबल है जिसमें लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में लिखा हुआ है कि कंपोजिशन और थिकनेस। अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में सिलिकॉन की जो कंपोजिशन है वो हाई है। इसके अलावा एल्यूमिनियम होती है और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं। इसी तरह अगर इससे डाउनवर्ड जाएं, मेंटल में चले जाएं आप, तो वहां पे जो सिलिकॉन की कंपोजिशन है यानी सिलिकॉन की प्रेजेंस
वो एज कंपेयर टू क्रस्ट कम हो जाती है और मैग्नीशियम एंड आयरन की कंपोजिशन वहां पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। एंड देन अगर और डाउनवर्ड जाए कोर में, तो कोर में जो मेन कंपोजिशन होती है वो आयरन एंड निकल की होती है। नीचे साथ इनकी थिकनेस दी हुई है। अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट की थिकनेस है 5 to 70 किलोमीटर और मेंटल की 2900 किलोमीटर थिकनेस है जी। इसी तरह कोर की जो थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर है। ये था अर्थ को अगर हम केमिकली देखें कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, साथ साथ हमने उन लेयर्स की थिकनेस देख ली। अब ये आगे छोटी सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको समझाने के लिए बनाया है कि अगर येलो कलर देखें तो येलो कलर बिल्कुल मिड में होता है, अर्थ के सेंटर ऑफ अर्थ है, इसको कोर कहते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस 3500 किलोमीटर है। ये आपका येलो कलर है, सॉरी ये येलो कलर है, इसकी थिकनेस कितनी है? 3500 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह आगे अगर आउटवर्ड आए टूवर्ड्स क्रस्ट, तो इस कोर के बाद जो लेयर आती है उसको कहते हैं जी मेंटल, जिस तरह पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो मेंटल की जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, थिकनेस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट, अगर मैं ए और बी लूँ मेंटल पे, तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। इसी तरह आउटवर्ड आऊँ क्रस्ट पे, तो क्रस्ट का जो थिकनेस है वो है 5 to 70 किलोमीटर। क्रस्ट की थिकनेस बच्चे वेरी करती है डिफरेंट जगहों पे, कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है। ठीक है, अर्थ को मैकेनिकली किस तरह लेयर्स में डिवाइड करते हैं, समझ आ गई सबको? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे आउटर लेयर को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें जो मैक्सिमम चीजें प्रेजेंट होती हैं उनमें हाई सिलिकॉन है, सिलिकॉन की कंपोजिशन सबसे ज्यादा होती है, देन एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। इसी तरह आगे नेक्स्ट लेयर में चले जाएं इनवर्ड दी अर्थ, तो नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आती है वो होती है मेंटल। मेंटल लेयर में सिलिकॉन की जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मैग्नीशियम एंड आयरन की कंपोजिशन ज्यादा हो जाती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर होती है। सिमिलरली अगर और डाउनवर्ड जाए टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आती है वो कोर होती है। कोर की थिकनेस 3500 किलोमीटर है और मेन कंपोजिशन इसकी आयरन एंड निकल है। तहजीब बच्चे, हम अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के आउटवर्ड। ठीक है, मैं इधर शो कर देता हूँ, ये जनाब अर्थ क्रस्ट के इधर आप रह रहे हैं। अच्छा, ये हमारी वो लेयर्स थी जो हमने केमिकली डिवाइड किया था कि इनकी कंपोजिशन कौन कौन सी है। इसके बाद हमने देखना है कि अब फिजिकली या मैकेनिकली किस तरह लेयर्स को डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैकेनिकली लेयर्स को डिवाइड करें तो अर्थ क्रस्ट की लेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है लिथोस्फेयर, देन आती है स्टेनोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, एंड देन आपके पास आता है कोर। अच्छा जी, हम अर्थ की लेयर्स को मैकेनिकली डिवीजन में देख रहे थे, तो अगर मैकेनिकली अर्थ की लेयर्स को डिवाइड किया जाए तो सबसे पहली जो आपके पास आती है वो आती है लिथोस्फेयर। ठीक है जी, लिथोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर आपके पास आती है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को यहाँ पे फर्दर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर मीजोस्फेयर एंड लोअर मीजोस्फेयर। देन अगर और इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाएं, तो आपके पास नेक्स्ट लेयर आती है, जिस तरह हमने आगे पहले पढ़ा था उसमें केमिकली के कोर आता है,
यहाँ पे कोर को दो लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं, ये इस डायग्राम में आपको बेहतर शो हो रहा होगा। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो सबसे जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं जी लिथोस्फेयर, और इसकी जो आपकी थिकनेस है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 200 किलोमीटर, और ये भी हार्ड रॉक्स से मिलके बनी हुई होती है। और इससे अगली जो लेयर आती है वो है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर की जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 100 से 300 किलोमीटर तक होती है जी। और इसमें मोल्टन रॉक्स होते हैं और सीरप लाइक मटेरियल होता है इसमें। आप कह लें कि लावा टाइप, मैग्मा टाइप मटेरियल, मोल्टन रॉक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है अपर मेसोस्फेयर। अपर मेसोस्फेयर की जो आपके पास थिकनेस है वो है 300 to 400 किलोमीटर। ठीक है। अब पहली जो लेयर थी हमारी लिथोस्फेयर, वो भी हार्ड रॉक्स थी। नेक्स्ट जो स्टेनोस्फेयर थी वो मोल्टन लिक्विड थी, या मोल्टन रॉक्स कह लें आप, या मैग्मा कह लें, या लावा कह लें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास आई है अपर मेसोस्फेयर। अपर मेसोस्फेयर जो है वो अगेन हार्ड मटेरियल है। ठीक है, मतलब ये सॉलिड मटेरियल है। अगर अपर मेसोस्फेयर से और नीचे जाएं लोअर मेसोस्फेयर में, तो ये अगेन मोल्टन मटेरियल है, सिरप लाइक मटेरियल है। और देन आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर की अगर बात करें तो वो भी मोल्टन मटेरियल है, और इनर कोर सॉलिड मटेरियल है। ये आपको नीचे टेबल में शो हो रहा होगा, बेहतर तरीके से शायद आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले अगर हम देखें लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 to 200 किलोमीटर, और इसमें रिजिड रॉक्स होते हैं। उसके बाद आपकी स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर की थिकनेस है 100 to 300 किलोमीटर, और ये मोल्टन मटेरियल होता है सारा। देन अपर मेसोस्फेयर, अगेन रिजिड मटेरियल। लोअर मेसोस्फेयर, अगेन मोल्टन। आउटर कोर लिक्विड, एंड इनर कोर ये भी सॉलिड मटेरियल होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सबसे ऊपर भी सॉलिड मटेरियल है, देन लिक्विड है, देन सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन सॉलिड है। तो बच्चे याद रखें, अर्थ में की जितनी भी कंपोजिशन होती है उसमें प्रेशर वेरी करता है लेयर टू लेयर। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे, अब आप देखें कि किसी भी जगह पे अगर प्रेशर एक मैक्सिमम लिमिट तक से एक्सीड कर जाए, फर्ज करें एक प्रेशर अप्लाई हुआ हुआ है, उसने किसी चीज को मेल्ट कराया है, अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट से मजीद वहां पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वो चीज अगेन सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। तो यही प्रोसेस अर्थ क्रस्ट में भी हो रहा होता है कि एक जगह पे प्रेशर कहीं जहाँ पे कम होता है थोड़ा, वहां पे वो लिक्विड होता है या मोल्टन मटेरियल होता है। जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है वहां पे वो जो मोल्टन मटेरियल है वो सॉलिड बनना वहां से स्टार्ट हो जाता है, और एक नई लेयर स्टार्ट हो जाती है। देन जहाँ पे प्रेशर कम होता है अगेन आपको मोल्टन मटेरियल मिलता है। तो ये प्रेशर की वेरिएशन से डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी लेयर में कौन सा मटेरियल है, आइदर वो मोल्टन है या वो सॉलिड है। ठीक है जी, लेयर्स ऑफ अर्थ क्लियर है। अर्थ की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ की जो लेयर्स हैं बच्चे, इनकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम लेयर टू लेयर। जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का भी डिफरेंस आएगा लेयर टू लेयर, तो इनकी डेंसिटी लेयर टू लेयर वेरी कर रही होती है। तो अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमने अर्थ क्रस्ट जो है उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते वक्त दो तरह की डिवीजन की हमने, एक केमिकली और दूसरी मैकेनिकली। केमिकली डिवीजन हमने किस तरह से की कि हमने उसके अंदर जो हर लेयर में प्रेजेंट मटेरियल था उसके लिहाज से लेयर्स को डिवाइड किया। और जो मैकेनिकली डिवीजन की हमने, उस पे हमने ये देखा कि कौन सी लेयर में आइदर लिक्विड है या सॉलिड है, तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे हमने लेयर्स को डिवाइड कर दिया।
और एक और बात साथ साथ आपको बताता चलूं कि लिथोस्फीयर जो है आपका, उसके ऊपर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट रीजन होता है, जिसके ऊपर आगे आपकी अर्थ क्रस्ट है और आगे हम लोग जिसके ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं। वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो लिथोस्फीयर, वो जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं, बच्चे एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी, बात कर रहे थे टेक्टोनिक प्लेट्स की। तो टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली लिथोस्फीयर के नीचे, लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर, क्योंकि आपका मोल्टेन मटेरियल है, इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर आपका लिथोस्फीयर पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, आप कह सकते हैं। बच्चे टेक्टोनिक प्लेट्स आगे देखते हैं, ये जब अर्थक्वेक को आगे डिटेल में बताता हूँ तो देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, समझ आ जाएंगे आपको। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि स्टेनोस्फेयर के अपर साइड पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिनके ऊपर लिथोस्फेयर और आपका अर्थ क्रस्ट सारा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। नहीं बच्चे, सेम लेयर्स नहीं है, लेयर्स को हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया। कुछ लेयर, अब अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करें, ये तो हमने वो लेयर्स लिए ना जिन जो जनरली हर जगह एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप इस पे रिसर्च करना स्टार्ट करें तो हजारों किस्म की आपको रिसर्चेज मिलेंगी, और हर साइंटिस्ट ने लेयर्स को अपने तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपके लिथोस्फेयर के लोअर सरफेस पे होती हैं। लिथोस्फेयर के अगर बिल्कुल एंड पे देखा जाए तो आपकी वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स पड़ी हुई हैं, जहां पे, जिसके ऊपर आपका अर्थ क्रस्ट पूरा पड़ा हुआ है, जिसपे हम लोग रह रहे हैं। वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो उनके नीचे अब आता है स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर के ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। ये अभी जब आगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा जो, जिसमें नेचुरल हैजर्ड जिसको डिटेल में हमने स्टडी करना है, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक के नाम से जाहिर है कि अर्थ, अगर आप सेपरेट कर लें, कोई एक सेपरेट कर लें, तो टोटल ये जो मीनिंग बनेगा इसका, वो बनेगा शेकिंग ऑफ अर्थ। ठीक है। अब अर्थ शेक क्यों करती है, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। उसकी वजह क्या है कि जब अर्थ में आपकी एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसकी वजह से आपकी अर्थ शेक करती है, जिसको आप कहते हैं कि आप जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है जी। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं, तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सीस्मिक वेव मोशन ट्रांसमिटेड थ्रू अर्थ। यानी सीस्मिक वेव का अर्थ के थ्रू ट्रांसमिट होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये क्या होता है? अर्थक्वेक। इस इन सिज्मिक वेव के मोशन की वजह से अर्थ शेक करती है, और हम कहते हैं जी जलजला आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लिपेज ऑन फॉल्ट। फॉल्ट अब क्या होते हैं, ये भी आपको मजीद आगे जाकर मैं बताऊंगा कि फॉल्ट बेसिकली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके जॉइंट्स को कहते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्लियर है सबको? कि शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इन द अर्थ सरफेस टू द अदर पॉइंट। ठीक है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो सिज्मिक वेव मोशन होती है ये, और सिज्मिक वेव भी एनर्जी रिलीज की वजह से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि सिज्मिक वेव्स होती क्या है आखिर। सिज्मिक वेव्स को अर्थक्वेक वेव्स भी कहा जाता है जी। जब अर्थ के, आप देखें साइड पे हम छोटी सी अर्थ बना लेते हैं जी।
ये फर्ज करें आपकी अर्थ है। अब अर्थ के अंदर यहाँ पे ये इसको कहते हैं जी सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का कोर है, कोर के बाहर ये जनाब मेंटल है, या इसको आप डिवाइड कर लें, जो हमने मैकेनिकली लेयर्स को डिवाइड किया है, लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एटसेट्रा। तो जब अर्थ के अंदर कहीं पे भी आइदर वो मेसोस्फेयर है, या वो कोर है, या वो स्टेनोस्फेयर है, कहीं पे भी जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। वो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होते हुए होते ट्रेवल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अर्थ क्रस्ट तक आएंगी और आपको जलजला महसूस होगा। ठीक है जी। अब सिस्मिक वेव्स के बाद हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि सिस्मिक वेव्स का पता कैसे चलता है। तो सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से हम सिस्मिक वेव्स मेजर करते हैं कि आइदर उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी स्ट्रांग है, वो कहाँ से इमर्ज हुई, कैसे आ रही हैं, ये सारी चीजें हमें सीस्मोग्राफ बताता है। अब देखें, ये आपके पास है जी अर्थ। इसका यहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है। इस एक्टिविटी की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। फर्ज करें यहाँ पे कोई आपका रॉक ब्रेक हुआ है, या कोई टेक्टोनिक प्लेट स्लिप हुई है, कोई भी एक्टिविटी हुई है, कोई एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है। अब एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ से होंगी वेव्स प्रोड्यूस। उन वेव्स को हम कहेंगे सीस्मिक वेव्स, जो कि इस पॉइंट से, जो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये एक्सप्लोजन हुआ है, जहां से सिस्मिक वेव प्रोड्यूस हुई है, उस पॉइंट को कहते हैं जी फोकस पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट ऊपर अर्थ क्रस्ट की तरफ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो जो पॉइंट बन रहा है आपका अर्थ क्रस्ट पे, उसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है जी। तो जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई सिस्मिक वेव एक्टिविटी होती है, तो वो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो इस फोकस पॉइंट से ट्रेवल करती हुई एपिसेंटर की तरफ जाती हैं, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब जब सरफेस ऑफ अर्थ पे वो जाती हैं, तो वो तो अर्थ के अंदर से पास करती हुई जा रही हैं, तो वो अर्थ को शेक करती जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जलजले महसूस होते हैं। ठीक हो गया। सिस्मिक वेव्स की अगर हम आगे फर्दर डिवीजन को देखें, तो सिस्मिक वेव्स को दो तरह डिवाइड किया जाता है, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। ठीक है जी। बॉडी वेव्स कौन सी होंगी? वो वेव्स जो जो आपका फोकस पॉइंट था, यहाँ से ट्रेवल करके आउटवर्ड गई हैं, इन वेव्स को क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स। बच्चे, ये जो रिचर्ड स्केल है, ये आपका जो सिज्मोग्राफ होता है, ये बेसिकली मेजर करता है आपकी जो सिज्मिक वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, कि कौन कौन सी टाइप की सिज्मिक वेव प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी इसको डिटेक्ट हुई हैं। अब जब ये जो सिज्मोग्राफ को जब वो सिज्मिक वेव्स रिसीव हो जाती हैं, तो ये हमें वो रेफरेंस वैल्यू नहीं बता सकता, एक अंडरस्टैंडेबल वैल्यू नहीं बताता। तो जो वो रिचर्ड स्केल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इसकी जो सिज्मोग्राफ की वैल्यूज होती हैं, उनको अंडरस्टैंडेबल वे में करके हमें बता रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है जी अर्थ की जो शिद्दत अर्थक्वेक की थी, वो 7.0 थी, 6.5 थी, 4.5 थी, एक्सेट्रा। इस जो जिस स्केल की आप बात कर रहे हैं, इसका मकसद होता है कि वैल्यूज को अंडरस्टैंडेबल वे में कन्वे करना। बच्चे याद रखें, एपी सेंटर और फोकस पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जिस अर्थ क्रस्ट में, जिस पॉइंट पे अर्थ के अंदर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, कोई रॉक ब्रेक हुआ है और एनर्जी रिलीज हुई है, उस पॉइंट से इमर्ज होंगी सिस्मिक वेव्स।
ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट से एनर्जी एक्टिविटी हुई है और सिस्मिक वेव्स इमर्ज हुई हैं, उस पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट। ठीक हो गया। वो कहीं भी हो सकता है, कोर में भी हो सकता है, मेंटल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब वो वेव्स ट्रेवल करती हुई जाती हैं अर्थ क्रस्ट की तरफ, सरफेस की तरफ, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। तो अगर उस पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर देखा जाए, तो अर्थ क्रस्ट का जो पॉइंट आपको मिलता है, उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है। और सिस्मिक वेव की जो शिद्दत होती है वो एपिसेंटर के करीब करीब ज्यादा होती है। दूर दूर जाते जाए तो ये इनकी एनर्जी लॉस होती जाती है और इनकी शिद्दत कम होती जाती है। ठीक हो गया। अब क्लियर हुआ है। अच्छा, अब मैंने कहा कि सिस्मिक वेव्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, सरफेस वेव एंड बॉडी वेव्स। दोबारा देखते हैं जी, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि सरफेस वेव्स किस तरह से होती हैं और बॉडी वेव्स किस तरह से होती हैं। ये दोबारा मैंने अर्थ क्रस्ट बनाया है। इस पे आपका ये जो पॉइंट है, ये मैं कह देता हूँ जी फोकस पॉइंट है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सरफेस पे जाऊं तो मैं कह देता हूँ कि ये आपका एपी सेंटर है, जो एग्जैक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर है। अब जब वेव्स बच्चों यहाँ से रिलीज होंगी फोकस पॉइंट से, तो ये ट्रेवल करती हुई, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, कि जाएंगी एपी सेंटर की तरफ। ठीक है। अब जो वेव्स इस फोकस पॉइंट से ट्रेवल करती हुई एपी सेंटर की तरफ जाएंगी, उन वेव्स को कहते हैं बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी के अंदर से मूव करती हुई जा रही हैं। ठीक है। और जब ये वेव्स ऊपर तक अपना इफेक्ट ले जाती हैं, तो ये जो आपकी आउटर क्रस्ट है जिस पे आप लोग रह रहे हैं, वहां पे भी कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स को कहा जाता है सरफेस वेव्स। ठीक है जी। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स क्लियर है। जो वेव्स फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर सरफेस तक जाएंगी, उन वेव्स को बॉडी वेव्स कहेंगे। और जो वेव्स आगे सरफेस पे जाके प्रोड्यूस होंगी, उन वेव्स को सरफेस वेव कहेंगे, जो ऑन दी आउटर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट होगा। अब हमने जो बॉडी वेव्स हैं उसको फर्दर डिवाइड किया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स को पुश वेव्स भी कहा जाता है। आपने अक्सर वेव्स का नाम सुना होगा कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह आपने सुनी होंगी, अक्सर छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं ये चीजें। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला ही एग्जैक्ट कंसेप्ट है इधर पी वेव्स और एस वेव्स में। अच्छा, पी वेव्स की अगर हम बात करें तो पुश वेव्स हैं। अगर फर्ज करें आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो जनाब कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ से कोई एक्टिविटी हुई है जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है और वेव्स ने ट्रेवल करना शुरू किया है। तो मैं फर्ज करें कहता हूँ कि अर्थ क्रस्ट कुछ इस तरह से बना हुआ है आपका, ये रॉक्स हैं या मोल्टन मटेरियल है या जो मर्जी आप कंसिडर कर लें। तो अगर हम पी वेव्स की बात करें तो पी वेव्स जब इस फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी, फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए उन्होंने जाना है सरफेस की तरफ, तो वो क्या करेंगी, ये जो आपके रॉक्स हैं या मटेरियल हैं, इनको पुश करते हुए आगे जाएंगी। यानी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, अगर मैं ए बी कंसिडर करता हूँ, पॉइंट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। ए बी पे जब वो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, इसको पुश करेगी, तो ये जो आपका मटेरियल है ये एक दूसरे के क्लोज क्लोज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से हमें नजर आना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है। ये इसने जब यहाँ से वेव फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, उनके ऊपर जो मटेरियल था उसने इन वेव्स ने उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है। जब ये मटेरियल कंप्रेस हुआ है, ये फर्दर आगे वाले को कंप्रेशन फोर्स देगा और खुद ये रिलैक्स हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा फर्दर अपनी पोजीशन। ठीक है। तो जो वेव्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रोसेस पे चलती हैं, आगे ट्रेवल करती हैं, पुश करते हुए मटेरियल को आगे ट्रेवल करती हैं, उन वेव्स को कहा जाता है पी वेव्स।
ठीक है। अब देखें जब ये मटेरियल इसने आगे पुश दे दिया, ये खुद रिलैक्स हो जाएगा, देन अगले वाला मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा। वो जब फर्दर आगे पुश दे देगा, वो खुद रिलैक्स हो जाएगा, आगे वाला फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बेस पे ये वेव्स ट्रेवल करती हैं। यानी जो इसके मीडियम पार्टिकल होते हैं, मीडियम पार्टिकल, अगर ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इनको मैं मीडियम पार्टिकल कंसिडर करूं, तो इसके मीडियम पार्टिकल along the direction of propagation of wave वाइब्रेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होती है कि जिस वेव में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो अगर देखें तो फोकस पॉइंट से वेव, ये मैं जो एरो का निशान लगा रहा हूँ, इस तरफ जा रही है। तो ये जो हमारे मीडियम पार्टिकल हैं जिनको लाइनों से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये भी इसी तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। ये कुछ इस ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पे कभी कंप्रेस हो रहे हैं, कभी एक्सपैंड हो रहे हैं, देन कंप्रेस हो रहे हैं, देन एक्सपैंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो वेव्स फोकस पॉइंट से सरफेस की तरफ ट्रेवल करती हैं उनको पी वेव्स कहा जाता है, यानी कि पुश वेव्स या प्रेशर वेव्स। ठीक है जी, प्रेशर वेव्स क्लियर है, पी वेव्स। क्यों भाई बच्चों, पी वेव्स समझ आया या दोबारा बताऊं? बच्चे मैंने बताया है कि पी वेव्स जब फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, ये दोबारा मैं साथ ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका फोकस पॉइंट है। यहाँ से जब पी वेव्स ने ओरिजिनेट होना है, ये मैं कह देता हूँ आपके मीडियम पार्टिकल हैं या अर्थ क्रस्ट है या रॉक्स हैं या जो भी चीज़ इसके सामने आई है जिसके थ्रू इसने ट्रेवल होकर सामने ऊपर जाना है। तो मैंने बताया कि ये पुश वेव्स होती हैं, अपने से नेक्स्ट मटेरियल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर की वजह से वेव आगे ट्रेवल करती है। तो वो ऐसी वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल, जो कि मैंने इन लाइनों से शो किया है आपको, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस वो वेव पी वेव है, यानी प्रेशर वेव है। अगर इसकी बात करूं मैं, तो इसमें यहाँ से जो फोर्स निकलेगी, जो सीज्मिक वेव निकलेगी, वो यूं अपवर्ड एक्ट करेगी। तो ये जो मटेरियल है इसको वो कर देगी कंप्रेस। कंप्रेस होने के बाद ये इस तरह आपस में क्लोज क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज क्लोज। ठीक है। अब ये जो क्लोज मटेरियल है ये अपने से अगले वाले मटेरियल को पुश देगा। ठीक है। जब ये अपने से अगले वाले मटेरियल को पुश दे देगा तो खुद ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बेस पे जो वेव्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ या अर्थ क्रस्ट ट्रेवल करती हैं उनको पी वेव्स कहा जाता है। ठीक है। जिसमें मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब तो समझ आई होगी। चलें जी, पी वेव्स के बाद नेक्स्ट वेव्स हमारी आती हैं एस वेव्स। एस वेव्स भी बिल्कुल इसी तरह इसी तरह फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर सरफेस की तरफ जाती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो मीडियम पार्टिकल हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ट्रेवल नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते, या इसको आप पुश वेव्स नहीं कह सकते। इसमें जो मीडियम पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वाइब्रेट करते हैं। वो किस तरह करते हैं, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपकी अर्थ बनाई है जी मैंने, ये सपोज कर लें अर्थ है, ये जनाब इसका फोकस पॉइंट है। ठीक है। फोकस पॉइंट से वेव्स ने जनरेट होना है और आउटवर्ड जाना है। पहले मैंने कहा कि वेव्स, ऐसी वेव्स जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करती हैं उनको हमने कहा कि वो पी वेव्स हैं। वो कुछ इस तरह से मटेरियल को कंप्रेस और रिलैक्स करते हुए या एक्सपेंड करते हुए मूव कर रही थी। जो आपकी एस वेव्स हैं वो अभी डेफिनेशन हमने देखी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करती हैं। मीन कि जिस तरह आप अगर रोप रस्सी लें, उसको दीवार के साथ बांध दें और उसको एक जर्क दें, तो जब आप जर्क देंगे तो कुछ इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी रोप के अंदर।
तो जो आपकी एस वेव्स होती हैं वो बिल्कुल इसी तरह की वेव्स होती हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होके इस तरह से जाती हैं। ठीक है, अब देखें कि जो वेव ट्रेवल कर रही है वो तो अलोंग दिस डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहे, बल्कि वो यूं यूं वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, जब वेव ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब है मीडियम पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। तो अब जो डायरेक्शन है वेव की ट्रेवल करने की, उसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, ये वाली, मीडियम पार्टिकल इसके प्रिपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, एस वेव। बच्चे आवाज किस किस को क्लियर नहीं आ रही मेरी? मेरी तरफ से बच्चे इंटरनेट कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है, शायद आपकी तरफ कोई इशू होगा। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें बच्चे, जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही दोबारा रिकनेक्ट कर लें या चेक करें। तो एस वेव्स क्लियर है सबको? पी वेव्स एंड एस वेव्स में क्या डिफरेंस है? पी वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव की जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो आगे पीछे मूव करते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस। एस वेव्स क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो मीडियम कंपोनेंट्स हैं या मीडियम पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक हो गया? अब एक और प्रॉपर्टी है एस वेव्स की कि ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती। ठीक है, जब एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती तो इससे साइंटिस्ट को क्या फायदा होता है जी? हमने देखा कि एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती, इससे साइंटिस्ट को यह फायदा होता है कि जब अर्थ क्रस्ट के अंदर से आपकी सिज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होके आ रही होती हैं, सिज्मोग्राफ से वो डिटेक्ट की जा रही होती हैं, तो अगर वो पी वेव्स रिसीव हो रही हैं या एस वेव्स रिसीव हो रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट साइंटिस्ट को पता चल जाता है कहाँ पे मोल्टन मटेरियल है और कहाँ पे रॉकी मटेरियल है। ठीक है, अगर पी वेव्स कहीं से पास कर सॉरी एस वेव्स कहीं से पास करके नहीं पहुंची सिज्मोग्राफ तक, तो इसका मतलब है बीच में कहीं मोल्टन मटेरियल आ गया। तो साइंटिस्ट को पता चल गया जी फलां जगह पे मोल्टन मटेरियल था, एस वेव्स वहां से पास नहीं कर सकी, सिर्फ पी वेव्स हमें रिसीव हुई हैं बाय सिज्मोग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। अब सिज्मिक वेव्स भी एक, जिस तरह हमने कॉज देख ली अर्थक्वेक की थी कि अर्थ के अंदर कहीं डाउन लेयर में कोई एक्सप्लोजन एक्टिविटी होती है, कहीं पे एनर्जी किसी टाइप की रिलीज होती है, तो वहां से सिज्मिक वेव्स निकलती हैं। सिज्मिक वेव्स ट्रेवल करते हुए अर्थ की तरफ आती हैं। ठीक है, तो वो सिज्मिक वेव्स को हमने डिवाइड किया बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव में। बॉडी वेव को देन फर्दर हमने डिवाइड किया। ठीक है, और इसी तरह हमने सरफेस वेव को भी करना है जी। अब देखें, बॉडी वेव्स ने अर्थ को एक प्रोड्यूस करवा के यहाँ पे, ये आपके फर्ज करें, दोबारा ड्रॉ करता हूँ जी, ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ से फोकस पॉइंट से बॉडी वेव्स ने ट्रेवल करते हुए अर्थ क्रस्ट तक पहुंच गई। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट पे जब पहुंच गई है तो अर्थ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी इधर ऊपर इस क्रस्ट पे, उनको क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव्स की भी दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं एल वेव्स और दूसरी को कहते हैं आर वेव्स। ठीक है, एल वेव्स होती हैं लव वेव्स एंड आर वेव रेले वेव्स कहा जाता है इनको। ठीक है, तो सरफेस की वेव्स को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिस तरह बॉडी वेव्स को हमने डिवाइड किया पी वेव्स एंड एस वेव्स में, इसी तरह सरफेस वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एल वेव्स एंड आर वेव्स। एल वेव्स का फुल फॉर्म लव वेव्स है एंड आर वेव्स की फुल फॉर्म रेले वेव्स है। समझ आ गई? ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गई सबको? अब इनको मजीद आगे डिटेल बताता हूँ मैं कैसे इनको लिया जाता है।
अच्छा, अब देखते हैं ये एल वेव्स और आर वेव्स होती क्या है। बच्चे, जब सरफेस ऑफ अर्थ पे ये पहुंच गई हैं, तो अगर अर्थ सरफेस फर्ज करें आपकी इन पार्टिकल से मिलके अर्थ क्रस्ट बनी हुई है, सपोज कर लिया यहाँ पे, तो अगर ये पार्टिकल यूं यूं वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम कहेंगे जी रेले वेव्स, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में यू यू मूव होना स्टार्ट कर दें, तो हम कहेंगे कि ये लव वेव्स है। लव वेव्स की जो एग्जांपल है, अगर आप एक टैंक ऑफ वाटर लें या एक टप ऑफ वाटर लें, उसके अंदर आप उस पत्थर फेंकें, तो उसकी वजह से जो वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आउटर वाटर पे जो प्रोड्यूस होंगी, रिपल वेव्स उनको कहते हैं, उसी तरह की लव वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और जो रेले वेव्स हैं, वो सिंपली इनकी शेकिंग होती है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने ही इधर उधर मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं साथ साथ। जी एग्जैक्टली, एस वेव्स जो हैं वो एक्सप्लोरिंग ऑफ आयल में बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि वहाँ पे लिक्विड है। अगर वो एस वेव्स कहीं पे ट्रेवल करती हुई अर्थ क्रस्ट से ऊपर नहीं आई, सिर्फ पी वेव्स रिसीव हुई हैं, तो पता चल जाता है यहाँ पे लिक्विड है। अब लिक्विड किस टाइप का है, वो देन खुद आइडिया लगा लेते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, पता चल जाता है कि नीचे किस टाइप का लिक्विड है। ठीक है जी, सिज्मिक वेव्स क्लियर है सबको। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारी अर्थक्वेक की काज है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। जिस तरह मैंने जब आपको डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू डिफरेंट लेयर्स पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने जिक्र किया था ऊपर के लिथोस्फेयर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो कि मीजोस्फेयर के ऊपर, सॉरी स्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। तो वो प्लेट टेक्टोनिक्स बिल्कुल इसी ये अभी वो टॉपिक आ गया, जिन लोगों को वहां पे समझ नहीं आ रहा था उनको मजीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बच्चे, नेचर ऑफ अर्थ को, एक जब अर्थ से एनर्जी रिलीज हुई है, उसने वेव्स रिलीज की हैं, ऊपर आपका सिज्मोग्राफ लगा हुआ है जो सिज्मिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। अब सिज्मिक वेव आइदर वो मीडियम को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करवा के आ रही है, तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि ये इस तरीके से वेव आई है। अगर वो मटेरियल को पुश या सॉरी कंप्रेशन और एक्सपेंशन के जरिए मटेरियल को वाइब्रेट करवा के ऊपर तक आ रही है, तब भी आपको वो सिज्मोग्राफ जो है वो बता देगा कि ये किस टाइप की वेव है और कैसे ट्रेवल करती है। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी कॉज है अर्थक्वेक की वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। आपकी जो लिथोस्फेयर है, जब हमने डिवीजन ऑफ अर्थ की, लिथोस्फेयर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि आपके स्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स को देखा जाए तो दुनिया में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 15 माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें पहली जो प्लेट है उसे कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया की कंबाइंड प्लेट है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट प्लेट है उसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके नीचे जो प्लेट है उनको कहते हैं जी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। अब इन प्लेट्स को अगर हम मैप में देखें तो आपको शो हो रही होंगी कि किस तरह अर्थ क्रस्ट को डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया गया जो स्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। तो यहाँ पे आपको जनाब ये नजर आ रही होगी, पैसिफिक प्लेट है एक, ठीक है। यूरेशियन प्लेट नजर आ रही होगी। उसके अलावा ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कंबाइन करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, ठीक है। देन अफ्रीकन प्लेट,
साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे लास्ट प्लेट है जिसको सेवंथ प्लेट कहते हैं, एंटार्क्टिका प्लेट, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट की वो मेजर प्लेट्स हैं। ये अर्थ क्रस्ट की वो मेजर प्लेट्स हैं जिनमें 7 मेजर प्लेट्स, वैसे अगर माइनर प्लेट्स देखी जाए तो वो 15 है, लेकिन मेजर प्लेट 7 है जिनमें अर्थ क्रस्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उनके नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मजीद मैंने मैप के अंदर भी आपको दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्लेट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि लिथोस्फेयर के नीचे है स्थैनोस्फेयर। स्थैनोस्फेयर जो है वो है मोल्टन मटेरियल, ठीक है। ये फर्ज करें मैं कहूँ कि आपके पास लिथोस्फेयर है, इसके नीचे ये जो स्थैनोस्फेयर है आपका, ये टोटली मोल्टन मटेरियल है। जिस तरह हमने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि जो आपकी स्थैनोस्फेयर थी उसमें मोल्टन रॉक्स हैं। तो इस स्थैनोस्फेयर के ऊपर ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रही है, मुसलसल मुसलसल फ्लोट कर रही हैं। उन फ्लोटिंग की वजह से इनमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। स्टेनोस्फेयर नहीं बच्चे, स्थैनोस्फेयर मोल्टन मटेरियल होता है, ठीक है। स्थैनोस्फेयर मोल्टन मटेरियल है जिसके ऊपर आपका लिथोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर की जो डाउन सरफेस है उधर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ऊपर आपका अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है जी। अब जब ये प्लेट्स उस स्टेनोस्फेयर के मोल्टन मटेरियल के ऊपर मूव कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तो इनमें 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। या तो ये आपस में टकरा जाती हैं, कोलिजन होती है इनकी। बच्चे वो बता रहा हूँ आगे। या तो इनकी आपस में कोलिजन होती है। फर्ज करें पहला प्रोसेस हम देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। कन्वर्जेंस किस तरह से होती है जी? फर्ज करें आपकी एक ये प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट ये है। तो नीचे जो मोल्टन मटेरियल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो जब एक दूसरे से ये कोलाइड करेंगी तो कोलिजन की वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा। बच्चे जब जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा देन जनरल एबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है साहब। अच्छा, मैंने कहा कि ये दोनों प्लेट्स जब एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, कोलाइड करेंगी एक दूसरे से, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। अब कन्वर्जेंस 3 तरह की होती है। ये जो आपकी प्लेट है ये ओशियानिक प्लेट भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। ऊपर अगर आप ग्राफ में देखें तो जो प्लेट्स ओशन के नीचे हैं उनको कहते हैं ओशियानिक प्लेट्स, और जो कॉन्टिनेंटल्स के नीचे हैं उनको कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब अगर जब कन्वर्जेंस हुई है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में कोलाइड करेंगी, तो ये फर्ज करें एक ये आपके पास प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो यहाँ से अपवर्ड मटेरियल निकलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा, दोबारा बना रहा हूँ मैं कि जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आएंगी तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये आउटवर्ड मूव करेंगी, ठीक है। आउटवर्ड मूव करने की वजह से हम कहते हैं जी माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें से आपकी हिमालय एक एग्जांपल है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनी हुई है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब दो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आई, उन्होंने कोलाइड किया, कोलाइड करके जो अपवर्ड पोर्शन अर्थ क्रस्ट का निकलना शुरू हो गया, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी तो मूव तो ये मुसलसल कर रही हैं, मूव करने की वजह से जो पोर्शन अपवर्ड निकलेगा, जो मटेरियल निकलेगा, तो उसको वो बाद में आपकी माउंटेन्स की शक्ल इख्तियार कर देता है। इसी तरह अगर ये प्लेट ओशन में हो, ठीक है, और ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की हम, ये ओशन में प्लेट्स मूव करें, ओशियानिक प्लेट्स की अगर बात करें, तो वो एक दूसरे के जब करीब आती हैं तो ओशन में छोटे छोटे सी वो माउंटेन टाइप रिजेस बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो भी जब ये प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं तो वहां पे भी छोटी छोटी सी माउंटेन्स क्रिएट होती हैं जिनको हम मिड ओशन रिजेस कहते हैं।
बच्चे फॉल्ट लाइंस बेसिकली आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके जॉइंट्स को फॉल्ट लाइन कहते हैं। अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी जहाँ पे मिल रही हैं, ये जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है, ये आपकी फॉल्ट लाइन। जहाँ पे इनके जॉइंट्स हैं उनको फॉल्ट लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब डाइवर्जेंस कब होती है? फर्ज करें कि ये यही दो प्लेट्स में कंसिडर कर लूँ, तो ये एक दूसरे से जब अवे मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस हो रही है। जब डाइवर्जेंस होगी तो ये प्लेट्स इधर पड़ी हुई हैं आपके स्टेनोस्फेयर के ऊपर, ये नीचे आपका सारा मोल्टन मटेरियल है, ठीक है। जब ये एक दूसरे से अवे मूव करेंगी तो ये मोल्टन मटेरियल अपवर्ड निकलेगा अर्थ क्रस्ट से, जिसको आप कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, तो उस वजह से भी जलजले आते हैं। अर्थक्वेक की एक ये भी रीजन है। नेक्स्ट है जी स्लिपिंग या ओवर, स्लाइड ओवर, स्लिपिंग ओवर या स्लाइड ओवर, और इस प्रोसेस को फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब स्लिपिंग या स्लाइड ओवर का प्रोसेस किस तरह से होता है कि तो जो आइलैंड क्रिएट होते हैं, क्या वो भी टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होते हैं? जी एग्जैक्टली, जो आइलैंड क्रिएट होते हैं वो भी टेक्टोनिक प्लेट की ही वजह से होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब मूव करती हैं, कन्वर्जेंस प्रोसेस होता है, उस वक्त जो आपका अर्थ क्रस्ट या ओशन क्रस्ट ऊपर की तरफ वो एक ओशन माउंटेन टाइप मटेरियल बन जाता है। उसी वजह से ये आपके आइलैंड क्रिएट हो रहे होते हैं, मिड ओशन रीजेस भी क्रिएट हो रही होती हैं, उसके अलावा आपके डिफरेंट माउंटेन्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्लिपिंग ओवर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या स्लाइडिंग ओवर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। स्लिपिंग ओवर या स्लाइडिंग ओवर से क्या होता है कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक बात तो ये है कि अगर मैं ये दो प्लेट्स बना दूं, ठीक है, ये प्लेट्स जब मूव कर रही हैं तो इनकी ये साइड ए अगर इस प्लेट की मैं लूँ और साइड बी इस प्लेट की लूँ, तो साइड ए और बी जब एक दूसरे से टकराती हैं तो हम कहते हैं ये स्लिपिंग हो रही है। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है, अगर दो प्लेट्स, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी ओशियानिक प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाएं, ये इनमें कन्वर्जेंस प्रोसेस हो जाए, तो जो ओशियानिक प्लेट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ओशियानिक प्लेट जब इसके करीब आती है तो ये कुछ इस तरह से इसके डाउनवर्ड मूव कर जाती है नीचे। इसको मैं कहूंगा जी ओशियानिक प्लेट, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगी तो ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे की तरफ मूव कर जाएगी टुवर्ड्स स्टेनोस्फेयर। जब ओशियानिक प्लेट स्टेनोस्फेयर की तरफ मूव करेगी, वहां पे आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मोल्टन रॉक्स पड़े हुए हैं, तो वहां पे जब ये ओशियानिक प्लेट पहुंचेगी तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब मेल्ट होगी तो इसके दरमियान में यहाँ जो थोड़े बहुत पोर्शन खाली रह गया था, यहाँ से ऊपर वॉल्केनो निकलेगा, लावा या मैग्मा आप कह लें निकलना ऊपर की तरफ शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ये भी अर्थक्वेक की एक रीजन है। बच्चे इंक्रीज डेंसिटी इसलिए होती है, आप देखें जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, फर्ज करें मैं लेता हूं कि ये आपकी एक ओशियानिक प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी क्या लें आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। इसको मैं कॉन्टिनेंटल कहता हूँ, इसको ओशियानिक कह रहा हूँ। अब ओशियानिक प्लेट के ऊपर सिर्फ पानी है, ठीक है। ओशियानिक प्लेट की अगर हम एग्जैक्ट इसकी ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको दोबारा ड्रा करके बताता हूँ कि ओशियानिक प्लेट कुछ इस तरह से बनेगी, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो कुछ इस तरह से बनेगी, थोड़ी सी अपर। क्यों कि यहाँ पे सारा ऊपर आपके रॉक्स वगैरह आते हैं, सॉरी ओशन में पानी फिल हुआ हुआ है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके ऊपर रॉक्स पड़े हुए हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर क्योंकि सॉरी ओशियानिक प्लेट के ऊपर क्योंकि पानी होता है, तो एज कंपेयर टू रॉक्स पानी का जो मैस होता है या पानी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है,
प्लेट पे वो एज कम्पेयर टू रॉक्स कम होता है, इसलिए जो ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ताकि जो नीचे से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो उसकी डेंसिटी की वजह से बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। टेक्टोनिक प्लेट्स में ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, ताकि अब जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके ऊपर बड़े बड़े से रॉक्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े से जनाब वहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। जबकि जो आपकी ओशियानिक प्लेट है वो उसकी जो सरफेस होती है वो डाउन होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो उसका डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है ताकि उसकी प्रेशर को जो नीचे से आपका स्थेनोस्फीयर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है जो कि कॉज ऑफ अर्थक्वेक है उसको कहते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट क्या होती है जी? अक्सर आपके अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े से रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, या किसी और प्रोसेस, कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, जरूरी नहीं है वो अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से फर्ज करें ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, तो इसके ऊपर ये आपका एक माउंटेन बना हुआ है। ठीक है, माउंटेन के ऊपर ये जो ऊपर रॉक्स हैं ये किसी वजह से टूट के ये नीचे आ गए। ये जो साथ आपकी अर्थ सरफेस थी इसके ऊपर आ गए, आहिस्ता आहिस्ता टूट के इधर ये जमा होना शुरू हो गया। अब जब ये रॉक्स ऊपर से टूट के अर्थ सरफेस पे इस सरफेस पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जहां पे आके ये रॉक्स कम्युलेट हो रहे हैं पर, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वेबल नहीं होती, इसमें आपके काफी साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर होता है। तो जब इधर प्रेशर ज्यादा होगा, पहाड़ टूट के नीचे आके गिरा है सरफेस पे, इस प्रेशर की वजह से अर्थ सरफेस नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड मूव करती है तो ये जो माउंटेन है ये एक छोटा सा जर्क लेता है अपनी हाइट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये अपवर्ड जर्क लेता है, उस जर्क की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। जो थ्योरी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है उस थ्योरी को कहा जाता है आइसोस्टैटिक थ्योरी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ठीक है जी। रॉक्स एरोड हुए ऑन द फ्रॉम द पीक ऑफ माउंटेन, एरोड होके वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आए, सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से अर्थ सरफेस थोड़ी थोड़ी सी, ये बहुत माइनर होता है, इस पे मैंने जैसे पहले भी बताया काफी साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करना शुरू हुई। तो जो आपका माउंटेन था उसने अपनी हाइट मेंटेन करने के लिए अपवर्ड जर्क लिया, उस जर्क की वजह से जो अर्थक्वेक आया उसको कहते हैं जी आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की वजह से ये अर्थक्वेक आया, और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है जो कि अनदर काज है ऑफ अर्थक्वेक, वो है इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी की अगर बात करें तो फर्ज करें आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर अब आपका अर्थ क्रस्ट ये पड़ा हुआ है, बड़े बड़े से रॉक्स हैं। ठीक है, इन रॉक्स के ऊपर फिर सरफेस ऑफ अर्थ है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। अब ये जो रॉक्स हैं, कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो इसके और इसके कॉमन होंगे। ठीक है जी, जो इसका और इसका रॉक कॉमन होगा, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी तो ये रॉक में भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर ये इसी तरह मैं बात करूं तो जब बैकवर्ड मूव करेगी ये और ये, तो ये जो दरमियान में इनके ऊपर रॉक पड़ा है ये मे भी ब्रेक हो जाए। इसके ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं साथ बना के देता हूँ आपको, कि फर्ज करें आपके पास ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके ऊपर ये रॉक पड़ा हुआ है जी, ऐसे करके इसको मैं रॉक कह देता हूँ।
ये प्लेट आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये प्लेट आपकी अपवर्ड मूव कर रही है। तो एक टाइम आएगा जब इस रॉक की इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर जाएगी, इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जब इसकी इलास्टिसिटी खत्म होगी, टेक्टोनिक प्लेट्स ने तो कंटिन्यूसली मूव करते रहना है, तो ये टूटेगा। जब टूट के ये वापस अपनी जगह पे दोबारा आएगा, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की वजह से भी जलजले आते हैं। बच्चे थ्योरीज का आपको पता होना चाहिए। फर्ज करें आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक में कौन कौन सी थ्योरी है, कैसे कैसे वो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं उस थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए। तो थ्योरीज का आपको पता होना चाहिए। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्लियर है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर कॉमन रॉक होगा, तो जब वो प्लेट्स मूव करेंगी तो उस रॉक की जब इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर जाएगी, तो उसके एक्सीड करने की वजह से वो रॉक टूटेगा। उसके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है जी, जलजले आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी काज है अर्थक्वेक की, वो है कम्युलेशन ऑफ वाटर। तो कम्युलेशन ऑफ वाटर ये बेसिकली जो बहुत बड़ी वाटर रिजर्वायर्स होती हैं, डैम्स होते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ होता है, वहां पे आते हैं। होता क्या है कि अर्थ क्रस्ट पे फर्ज करें कि ये जनाब आपकी अर्थ क्रस्ट है, सरफेस ऑफ अर्थ है। इसके ऊपर आपने पानी फिल करना, वैसे इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, इसके ऊपर आपने डैम बना दिया है। डैम की वजह से इसके ऊपर यहाँ तक आपने पानी फिल कर दिया है, ये आपका वाटर फिल हो गया। ठीक है, अब इस वाटर के वेट की वजह से इस अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रैक पड़ जाएंगे। ठीक है, उन क्रैक्स की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी जब वाटर डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उससे भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये भी एक अर्थक्वेक की रीजन है कि जहाँ पे वाटर कम्युलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वाटर के वेट ज्यादा होने की वजह से वहां पे अर्थ क्रस्ट में क्रैक पड़ जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है, और वहां से जब वो क्रैक पड़ जाएंगे तो नीचे वॉल्केनोस को भी ऊपर आना आसान होगा। जो आपका नीचे मोल्टन मटेरियल है वो भी उन क्रैक्स से इजीली ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है, तो ये भी एक अर्थक्वेक की मेजर काज है। नेक्स्ट जो हमारे पास काजेज आती हैं वो है लोकल काजेज। लोकल काजेज में सबसे पहले जनाब इमिशन ऑफ गैसेस और वेपर्स। अच्छा, वॉल्केनोस क्या है, कैसे ये निकलते हैं, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अर्थ क्रस्ट वीक हो जाएगी, वहां से जो आपका नीचे मोल्टन मैग्मा है वो लावा की शक्ल में ऊपर आएगा, अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करता हुआ, क्रैक करता हुआ। तो वो जब अर्थ क्रस्ट को क्रैक करता हुआ, ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, उस चीज को कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो एक अर्थक्वेक की मेजर काज है। मजीद वॉल्केनो किस तरह ऊपर आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि वॉल्केनो एक अर्थक्वेक की मेजर काज है। ठीक है, और ये क्यों आता है, जब आपके अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स पड़ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट वीक हो जाती है, तो नीचे जो मोल्टन मैग्मा है वो लावा की सूरत में अर्थ क्रस्ट को फाड़ कर ऊपर आता है, उस चीज को वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है जी। बच्चे मैग्मा जो होता है वो आपका मोल्टन मटेरियल, मोल्टन रॉक्स होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करके क्रैक से ऊपर आ जाता है सरफेस पे, तो तब उसको लावा कहा जाता है, और इस प्रोसेस को वॉल्केनो कहा जाता है। देन है जी कुछ लोकल काजेज, जिनमें आपके लैंड स्लाइड्स हैं, कोलैप्स ऑफ केव्स हैं, मिजन ऑफ गैसेज और वेपर्स हैं। अब लैंड स्लाइड्स होती हैं जब हैवी रेन्स होती हैं, तो हैवी रेन्स की वजह से माउंटेनी एरियाज में लैंड स्लाइड होता है। ठीक है, उस लैंड स्लाइड की वजह से भी उस एरिया के इर्द गिर्द कुछ थोड़े बहुत अर्थक्वेक महसूस किया जा सकता है।
इसी तरह कोलैप्स ऑफ केव्स हैं, जो बड़े बड़े गार्स होते हैं, उनके जब जो रूफ्स होते हैं वो कोलैप्स करते हैं, ठीक है, उनकी कोलैप्सिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक साइड वाले मेजर एरियाज या एडजेसेंट एरियाज होते हैं उनमें फील किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ एडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक है। एडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक, जिस तरह पहले हमने बात की कि एक तो सिस्मिक वेव की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कि कहाँ पे ये लिक्विड है, कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे मोल्टन मटेरियल है। सिस्मिक वेव से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड से पास नहीं करती। ठीक है। उसके अलावा और भी आप इसके अगर एडवांटेजेस देखें तो जो डिफरेंट तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोर हो सकते हैं। अगर जल्जले की वजह से सपोज किसी माउंटेन की पीक टूटी है तो उसके अंदर से मे भी कुछ यूजफुल मिनरल्स निकलें या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज निकलें। उसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से रिवर अक्सर अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। उस पाथ चेंज करने की वजह से जो हमारे कुछ ऐसी लैंड होती है जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती, तो जब रिवर अर्थक्वेक की वजह से अक्सर अपने पाथ चेंज करते हैं तो वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल हो सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस तरह अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, मूव करने की वजह से नए नए माउंटेन्स बनते हैं, ये भी अर्थक्वेक का एक एडवांटेज है। ठीक है, तो ये सारे अर्थक्वेक के कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। उसके अलावा जनाब ये ब्रेक आउट ऑफ वाइल्ड फायर्स हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है। उसके अलावा ग्लेशियर्स वगैरह ब्रेक होते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। मिड ओशन रिजेस क्रिएट हो जाती हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से जो ओशियानिक प्लेट्स हैं वो करीब मूव करती हैं तो वहाँ पे दरम्यान में मिड ओशन रिजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। वो रिजेस जब आपकी शिप्स वगैरह ट्रेवल कर रही होती हैं ओशन में, तो शिप्स का उनसे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है अर्थक्वेक का। ठीक है जी। अगर मैं जो भी आज हमने पढ़ा उसको समराइज करूं तो सबसे पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बाद हमने अर्थक्वेक होता क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी। ठीक है। देन अर्थक्वेक की हमने कॉजेज देखी, कौन कौन सी कॉजेज हैं। सबसे पहली साइज्मिक वेव्स, देन आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, देन इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, देन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट एंड देन ये वाटर एक्यूमुलेशन। ये 3-4 काजेज हैं जो हमने देखी हैं आज। इस इन काजेज में या अभी तक जो भी हमने पढ़ा इनमें किसी को मसला है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक में? बच्चे, प्लेट्स के नेम कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि प्लेट्स जो उसके नेम रखे हैं वो साइंटिस्ट ने रखे हैं। तो साइंटिस्ट ने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली नाम रख दिए। ये क्या क्वेश्चन है जी? अकोमोलेशन ऑफ वाटर दोबारा बता दें। बच्चे, अकोमोलेशन ऑफ वाटर, जब किसी भी जगह पे सरफेस ऑफ अर्थ पे अकोमोलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, वाटर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, मैंने बताया बहुत बड़ी वाटर रिजर्वायर्स होती हैं या आपके डैम्स वगैरह होते हैं, तो उस वाटर का वेट बहुत ज़्यादा होता है। उसका वेट या मैस ज़्यादा होने की वजह से जिस अर्थ क्रस्ट पे वो जमा हुआ होता है उस अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब क्रैक्स पड़ते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है। उसके अलावा जब वाटर डाउनवर्ड मूव करता है सडनली ज़्यादा अमाउंट में उन क्रैक्स में से, तब भी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ये अकम्युलेशन ऑफ वाटर एक रीजन है अर्थक्वेक के आने की। बच्चे, जो मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक हैं वो कन्वर्जेंस
डाइवर्जेंस और स्लिपिंग की अगर हम बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पे डेफिनेटली डाइवर्जेंस हो रही है। जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव ज़्यादा दूर मूव कर रही हैं तो उस वजह से आपका वॉल्केनो इरप्ट होता है, लावा आउटपुट आता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस में आपकी मिड ओशन रिजेस या माउंटेन्स क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर कॉन्टिनेंटल में बात करें तो माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, अगर ओशनिक प्लेट की बात करें तो मिड ओशन रिजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर ये हम कंपेयर करें माउंटेन्स और मिड ओशन रिजेस को तो इनके कंपैरेटिवली वॉल्केनो इरप्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, कुछ हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन ज्यादा हो रही है। तो अगर हम देखें तो स्लाइड ओवर जो है उसकी वजह से ज्यादा आपकी जो रेशो निकलती है वो देखें तो ज्यादा अर्थक्वेक स्लाइड ओवर की वजह से आ रहे हैं। क्यों? स्लाइड ओवर की वजह से वॉल्केनो इरप्शन ज्यादा हो रही होती है और वॉल्केनो इरप्शन कन्वर्जेंस से ज्यादा होती है। ठीक है जी, कन्वर्जेंस में जो माउंटेन्स और मिड ओशन रिजेस क्रिएट होते हैं उनसे वॉल्केनिक इरप्शन अगर कंपैरेटिवली कंपेयर किया जाए तो ज्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि या तो डाइवर्जेंस या स्लाइड ओवर की वजह से ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं बजाय इसके कन्वर्जेंस को कंसिडर करें। बच्चे इसके बाद ये जो डैमेज ऑफ अर्थक्वेक, रिड्यूस द डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक बात कर रहे हैं, उसके अलावा वॉल्केनोस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, इसमें अगर डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें एक टाइप है आपकी एक्टिव वॉल्केनो। तो ये जब आगे हम वॉल्केनो पढ़ेंगे, वॉल्केनो के साथ अभी हमने एक और भी पढ़ना है जो कि एवलांची होता है, देन साइक्लोन्स हमने पढ़ने हैं। तो ये सारे जब हम पढ़ लेंगे देन एक टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि इन सारे डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है, इनके लिए कौन कौन से पहले इंतजाम किए जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे इनको मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे इनसे रिकवरी ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीजें जब हम आगे वॉल्केनोस साइक्लोन्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे। बच्चे मिड ओशन रिजेस और आइलैंड आपकी तकरीब ये जो अगर आइलैंड की बात करें और मिड ओशन रिजेस ये सेम चीजें हैं। ठीक है, मिड ओशन रिजेस भी टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और जो आइलैंड है वो भी उसी तरह प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सेम चीजें। मिड ओशन रिजेस पहाड़ जो समंदर में पहाड़ होते हैं उनको कहा जाता है, तो आइलैंड्स भी वही चीजें होती हैं। ठीक है जी, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, मजीद जब हम आगे मजीद हैजर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे हमने इसको मैनेज करना है। और अर्थ जब वॉल्केनोस पढ़ेंगे तो अर्थ को एक मजीद आपको क्लियर होगा कि वॉल्केनो की वजह से कैसे अर्थ आता है। ठीक है, जब उसको डिटेल में देखेंगे तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।